नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग पर क्या सरकार विशेष सत्र बुलाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल 16 विपक्षी दलों ने पीएम को संयुक्त पत्र लिखा है। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग तेजी से होती जा रही है। इसको लेकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक भी हुई थी, जिसमें पूरे विपक्ष ने एक बार फिर सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर विशेष सत्र बुलाया जाए। 16 प्रमुख दलों के नेताओं ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब विपक्ष को चाहिए। शुरू से ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार के साथ खड़ा रहा विपक्ष सीज फायर के बाद से नाराज हुआ और लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में क्या सरकार विशेष सत्र बुलाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम पे हुए आतंकी हमले की घटना के बाद पूरा विपक्ष शुरू से सरकार के साथ नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे विपक्ष ने सेना और सरकार की सराहना की, लेकिन सीज फायर होने के बाद विपक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और कूटनीतिक संवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर विशेष सत्र की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, उद्धव गुट, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, आईयूएमएल, आरएसपी, जेएमएम, वीकेसी, केरल कांग्रेस, एमडीएमके ने सहमति बैठक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने को लेकर सरकार पर बड़ा राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की है। विपक्ष इन सवालों के जवाब चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किन परिस्थितियों में हुआ सीज फायर? अमेरिका ने श्रेय लेने की कोशिश क्यों की? ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद से निपटने की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या हम पाकिस्तान को दुनिया में कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने में सफल हो पाए? जो जनरल चौहान ने कहा है, प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले, पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है। हमने क्या सीखा, क्या सबक सीखा, वास्तविकता क्या थी, हकीकत क्या थी और आगे के लिए हमें क्या करना है। सबसे बड़ी बात, आगे के लिए हमें क्या करना है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी, बहस होगा पार्लियामेंट में। जब सीज फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है, पूरी घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल के संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें और देश हित में वो रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस भावना के साथ ये मांग की गई थी और इस लेटर में भी यही कहा गया है कि हमने समर्थन भी दिया। और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? हम तो हमारे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो इस हिसाब से हम सभी ने, प्रमुख विपक्षी दलों ने लेटर लिखा है। ये कहां चर्चा होगी? सोशल मीडिया पे नहीं होगी, टेलीविजन डिबेट्स में नहीं होगा। संसद है, हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। तो प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश की गई है कि प्रधानमंत्री जी, इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके व्यक्ति को कोई चीज आहत करे ना करे, देश को आहत करता है। और जब देश आहत होता है तो संसद ही है, क्योंकि दलों के दायरे से ऊपर है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मसला है। दरअसल ये मांग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान के सिंगापुर में दिए इंटरव्यू के बाद आई है। इंटरव्यू के बाद की गई है। In the initial stages, there were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers
to hit air bases deep inside Pakistan. Penetrated all their air defenses. Air Force went into a short mode as to why did this happen. They rectified their tactics and flew in again, and flew all types of aircraft with all type of ordnances on 10th. सीडीएस चौहान ने 31 मई को सिंगापुर में एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के भारतीय जेट को मार गिराने के दावों के सवाल पर कहा कि असली मुद्दा ये नहीं कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये है कि वे क्यों गिरे। इसी के चलते विपक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और कूटनीतिक संवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग तेज कर दी है। उधर सरकारी सूत्रों से खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सत्र बुलाना संभव नहीं है, क्योंकि संसद का मानसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। मानसून सत्र में विपक्ष के पास सवाल करने का मौका होगा और जवाब दिए जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई दलगत राजनीति के नजरिए से नहीं देखे। मेजर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मेरा संपर्क शुरू किया है। कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। कोई भी महत्वपूर्ण विषय है, जब पार्लियामेंट सेशन चलता है तो उसमें प्रक्रिया है और चर्चा करने के लिए सरकार तो हमेशा तैयार ही रहते हैं। बस हंगामा नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट अच्छा से चलना चाहिए, यह सरकार का मंशा है और देश की जनता भी ये चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सब मिलकर के मानसून सेशन अच्छा से हम चलाएंगे और कोई भी मुद्दे आएंगे सरकार विचार करके फिर हाउस में जो प्रक्रिया होता है चर्चा करने का, जैसे नियम बना हुआ है उसके तहत हम चर्चा करेंगे। इस पूरे मामले में एक अहम पहलू ये भी है कि विशेष सत्र की परंपरा है ही नहीं, सिर्फ 1962 में ऐसा हुआ था। युद्ध या सीमा पर संघर्ष को लेकर संसद के विशेष सत्र की कोई परंपरा नहीं है। सिर्फ 1962 में चीन से युद्ध के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष के सवालों के जवाब दिए थे। इसके बाद पाकिस्तान से 1965 और 1971 के युद्ध और 1999 में कारगिल संघर्ष के बाद विशेष सत्र नहीं बुलाए गए। पिछले 78 साल में 10 विशेष सत्र ही हुए। 14 और 15 अगस्त 1947 में देश की आजादी और अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण पर। 8 और 9 नवंबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा। 14 और 15 अगस्त 1972 को स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ पर। 9 अगस्त 1992 को भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर। 14 और 15 अगस्त 1997 को आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर। 22 और 24 जुलाई 2008 को यूपीए सरकार के खिलाफ विश्वास मत पर। 13 मई 2012 को संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ पर। 26 से 27 नवंबर 2015 को बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर। 30 जून 2017 को जीएसटी की शुरुआत पर। 18 से 22 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा 106वां संविधान संशोधन पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। बहरहाल, यदि विशेष सत्र बुलाने की कोई परंपरा नहीं है तो कुछ मसलों पर ये बुलाया भी गया है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या इस सत्र को सरकार बुला सकती है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल तो सभी की नजरें पीएम मोदी को लिखे पत्र के जवाब और सरकार की प्रतिक्रिया पर है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो विपक्ष ने विशेष सत्र की मांग की है, लेकिन सत्ता पक्ष ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि किरण रिजिजू ने ये बात कही है, मॉनसून सत्र जो होगा उसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उस ड्यूरेशन में आप अपने सवाल रख सकते हैं, उस पर चर्चा भी हो जाएगी ऑपरेशन सिंदूर पर, और आपको सारे जवाब भी मिलेंगे। लेकिन जो विशेष सत्र की मांग हो रही है, जिसके लिए मुख्य 16 विपक्षी दलों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, उसका इंतजार सभी को है कि क्या इससे पहले ये सत्र आ पाएगा, क्या वो चर्चा, क्या वो सवाल जो विपक्ष के जहन में है, क्या उस पर बात हो पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सीधे चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अमित तिवारी। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे आपसे कुछ देर में एहतिशाम उल हक, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। शिवसेना यूबीटी का पक्ष रखेंगे तुषार रसाल, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है।
समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आरजेडी का पक्ष रखेंगे धनंजय शर्मा। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपसे करती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आ रही है। हाँ। बोलो। अमित जी, दो बातें हैं, मतलब बहुत बहुत क्लियर सवाल है। एक तो विशेष सत्र की जो मांग की जा रही है, पहले भी हुई, एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। 16 विपक्षी दल ऐसे हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और अब बस इंतजार है कि वहां से कोई एक कहते हैं ना कि हरी झंडी आ जाए, कब सहमति मिल जाए तो ये एक बैठक हो जाए। दूसरी चीज ये भी है कि मानसून सत्र कब से कब तक होगा, इसकी तारीखों का ऐलान हुआ है। किरण रिजिजू ने बहुत क्लियर कर दिया है कि वहां पर हम इस पर बात कर सकते हैं और वहां पर इसकी चर्चा ठीक रहेगी। अब इन दोनों के बीच में बड़ा सवाल ये आता है कि क्या तब तक विपक्ष इंतजार करेगा, पहली बात। दूसरी चीज ये कि यदि विशेष सत्र बुलाना हो या बुलाया भी जा सकता है, उसमें परेशानी कहाँ है? हालांकि पहले भी पिछले 78 सालों में हम देखें तो 10 बार विशेष सत्र आए हैं, लेकिन अब ये सरकार और एक संसद का विषय हो जाता है, इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन एक बात जरूर पूछूंगी कि आखिर सत्र बुलाने में परेशानी क्या हो रही है? जी राखी जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, आज की चर्चा में उस घटना के जिक्र करते हुए करूंगा जो बेंगलुरु में हुई है। सेलिब्रेशन के दौरान, आरसीबी के जीत के सेलिब्रेशन के दौरान कुछ लोगों की हताहत होने की खबरें हैं और कई जाने की भी खबर आई है। तो उन पुण्य आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। देखिए राखी जी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा स्पेशल सेशन की जो मांग है उसको माना गया हो वार लाइक सिचुएशंस के बाद या वार लाइक सिचुएशन के बीच में। जैसे आपने जिक्र किया, 65 में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, 71 में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, स्पेशल सेशन नहीं हुआ था। उस दौरान पे सेशन होने वाला था और उसी सेशंस में इन चीजों को डिस्कस भी किया गया था। 1999 में कारगिल वार के समय जब स्पेशल सेशन की मांग हुई थी, तब अटल जी ने क्लियरली संदेश सबसे पूछा था कि कितने लोग इस पर चाहते हैं स्पेशल सेशन होना। तो मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम हमारे विधायकों ने ये कहा था कि हम स्पेशल सेशन नहीं चाहते हैं। बाद में सरकार ने इस पर रिव्यू कमेटी, कारगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया था। और देखने वाली बात यह है कि इस स्पेशल सेशन से कांग्रेस या विपक्षी दल जो पत्र अलग अलग लिख रहे हैं, वो चाहते क्या है। आपने देखा होगा किस तरीके से अभी राहुल जी बोल रहे हैं, कितने हमारे राफेल गिराए गए। इन सब चीजों की जानकारी जब सेना ने स्पष्ट रूप से आपको क्लियर कर दिया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है, कोई सीज फायर हुआ नहीं है, ना सेना ने कहा है, ना सरकार ने कहा है, ना सरकार के किसी नेता प्रवक्ता ने कहा है, तो किस बिना पे कांग्रेस ये मान रही है कि सीज फायर हो गया है? किस बिना पे कांग्रेस ये बोल रही है कि हमारे कितने राफेल गिरे हैं? अरे भाई, जब ऑपरेशन अभी चल रहा है, आप किसी भी चीज की जो समीक्षा है वो कब करते हैं? उस घटना के हो जाने पर, उस ऑपरेशन के हो जाने पर। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो चुल है कि हमें कैसे पाकिस्तान परस्ती दिखानी है, कौन पाकिस्तान परस्त सबसे ज्यादा है, इसकी जो होड़ लगी हुई है, चाहे वो शिवसेना के उद्धव गुट के हों, हमारे नौटी संजय राउत जी, या आरजेडी हो, या टीएमसी हो, या अभी तो कई दल आए नहीं है, कांग्रेस तो उसमें लीड ले ही रही है। खैर, उनके तो विधानसभा में, कर्नाटक के विधानसभा में कांग्रेस के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं और उनके कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ये तक कह दिया है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, भाजपा का दुश्मन भले हो सकता है। तो जब इस तरीके की बातचीत होने लगती है तो निश्चित तौर पे ये एक जो सोच है वो निकल कर आती है कि आखिर कांग्रेस पार्टी इस स्पेशल सेशन से क्या अचीव करना चाहती है और उस अचीवमेंट को किसको सरेंडर करना चाहती है। क्या वो जानकारी ये सब लेकर पाकिस्तान के सामने सरेंडर करना चाहती है, जैसे किसी कालखंड में नेहरू जी ने कश्मीर के पूरे मुद्दे को यूएन के सामने लेकर सरेंडर कर दिया था, या आप कह दें कि जिस तरीके से अक्साई चीन चाइना के सामने सरेंडर कर दिया था, या जिस तरीके से 71 के युद्ध के बाद पीओके सरेंडर कर दिया था पाकिस्तान के सामने। तो सरेंडर किसको करना चाहती है, सारे इंफॉर्मेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि किसके श्रेय पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, क्योंकि इनके नेता जो बाहर गए हैं हमारे दल के साथ, जो एक विशेष दल निकला है पूरे विश्व में जाकर जो करंट स्थिति है उसमें पाकिस्तान के रवैये को सामने का उजागर कर रहा है, उनकी भाषा तो अलग है। आज वो उस मंच पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हमने सीज फायर नहीं किया, वो उस
रहे हैं कि किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। वो उस मंच से ये कह रहे हैं कि भारत एक है, हमें कोई स्पेशल सेशन नहीं चाहिए। तो देश के अंदर देखिए राखी जी, एक चीज मैं बहुत स्पष्टता से कह दूं, हम सब, मेरा तो ये मानना है कि हम सब के अंदर इस वक्त गर्म सिंदूर बह रहा है और ये सिंदूर हम सब नागरिकों के अंदर बहना चाहिए। लेकिन कौन ऐसे चंद लोग हैं जिसके अंदर पाकिस्तान परस्ती का खून बह रहा है? कौन ऐसे लोग हैं जिसके अंदर विभाजनकारी ताकतों का खून बह रहा है? कौन ऐसे लोग हैं जिनके अंदर गद्दारी का खून बह रहा है? ये आज देश जानना चाहता है। ठीक है, ठीक है, अमित जी वापस आऊंगी। मोहम्मद वसीम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। मोहम्मद वसीम जी, बहुत सारी बातें अमित जी ने कही हैं। जितना मैं संक्षेप में उनकी बातों को समझी हूं, एक लाइन में कहूंगी, उन्हें ऐसा लगता है ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म कहा हुआ, अभी तो लगातार चीजें चल रही हैं, सब लोग एक्टिव हैं। कौन सी ऐसी बात हो गई, कौन सा ऐसा कोई बड़ा बयान आ गया जिसके बाद बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तमाम क्रेडिट ले लिया या उनके कहने पर ये सारी चीजें हो गई हैं? क्या है, सबके सामने है। ये सारी बातों के बीच में विशेष सत्र की मांग कर लेना सिर्फ विपक्ष शायद अपनी अपनी चला रहा है। नमस्कार आपको, मेरे सभी को पैनलिस्ट और आपकी सभी दर्शकों को। मैंने अमित जी को बहुत ही इत्मीनान से सुना और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि डिबेट में जब आते हैं तो कम से कम फैक्ट्स तो सही लेकर आया करें। अगर आप व्हाट्सएप से लेकर आप बातें करेंगे और आप लगातार झूठ बोलेंगे तो वो गलत है। खैर, मैंने उनको बीच में टोका नहीं था और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बात भी वो पूरी तरह से सुने और जो जो उन्होंने झूठ बोले तो मैं एक एक करके उनके झूठ को बेनकाब करता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने बार बार एक बात करके ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, आप इस बात को भाजपा के प्रवक्ता के रूप में आप कह रहे हैं तो यही तो बात हम बार बार पूछ रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। जो राहुल गांधी जी पे आपने कहा, जो उन्होंने सवाल उनका क्या है, आपने उनके सवाल तो सुने नहीं। तो सर, एक प्रॉब्लम ये हो गई है बीजेपी के साथ कि कभी भी कोई बात अगर सवाल इनसे किया जाए तो ये उसको सीधा देश से जोड़ देते हैं। भाई, भाजपा से अगर कोई सवाल करा जा रहा है या सरकार से, उसमें देश विरोधी कहां से हो गई? आपने कहा कि 65 में 71 में सेशन नहीं हुआ, आपने 62 का जिक्र नहीं किया। 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पेशल सेशन बुलाया था, जबकि 2/3 बहुमत में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार मौजूद थी। फिर भी उन्होंने बुलाया और जो भी विपक्ष के सवाल थे उसका जवाब दिया। विपक्ष का काम ही सवाल करना होता है और सवाल वाजिब हैं। आप ये बताएं, बार बार विदेशी मीडिया और आपका सीडीएस जो है हमारे, जिन्होंने अभी हाल ही में जो इंटरव्यू दिया है जिसके ऊपर ये सारी बहस छिड़ रही है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हाँ, हमारे विमान गिरे हैं। यहां तक कि जो राफेल, जो फ्रांस की बनी हुई जो विमान है जो हमारे यहाँ आया है, वहां की मीडिया तक ने कहा है कि हमारे राफेल गिरे हैं। तो भाई, आप इसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे? चलिए, अगर कांग्रेस पार्टी आपको लगता है कि झूठ फैला रही है तो क्यों नहीं पीएम मोदी आते सामने और कहते कि भाई ये नहीं हुआ है, ऐसा, ये सब झूठ है और सच ये है। लेकिन नहीं, उनकी चुप्पी जो है वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे सस्पेंस पैदा कर रही है। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं कि भाई कौन है जो पाकिस्तान परस्त है, कौन है जो देश विरोधी चीजों में लिप्त है। तो मैं कुछ नाम इनको मैं इनकी याददाश्त के लिए बता देता हूं। ध्रुव सक्सेना, भाजपा में जो भोपाल का बीजेपी आईटी सेल का पदाधिकारी था, आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया। उसके साथ बीजेपी आईटी सेल के 11 लोग और भी अरेस्ट हुए थे। निरंजन होजोई, जो 2017 में आतंकियों को 1000 करोड़ की फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार हुआ, यह वही व्यक्ति है जिसने 2016 में भाजपा ज्वाइन किया था। रियाज अटारी, जिसने उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की निर्मम हत्या की, भाजपा के अल्पसंख्यक विभाग से जुड़ा हुआ था। प्रदीप कुरुलकर, जो डीआरडीओ में लैब डायरेक्टर और आरएसएस से जुड़ा हुआ था, आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़ा गया। ये तो मैं 4-5 नाम, क्योंकि वक्त की पाबंदी। अमित जी सुन लीजिए, पहले रुक जाइए। अमित जी सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं था, पहले सुन लीजिए। कन्हैयालाल की हत्या किसने की? इसकी? रियाज अटारी, रियाज अटारी, आपके अल्पसंख्यक विभाग से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति था। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आप बोल रहे हैं ना, मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ आपके, बताइए। मैं अगर आपको आपका बीजेपी का लेटर उसको अल्पसंख्यक विभाग का दिखा दूं तो आप क्या करेंगे, बताइए। बात कर रहे थे, सरासर झूठ बोल रहे हैं आप।
निराधार मैं बोल आपको रहे हैं लेटर दिखाऊं आपको, राखी आप जी, मुझे 2 मैं मिनट। चाहता हूँ राखी इनके जी, बातों मैं को अगली बार जो सत्यापित मुझे किया आप जाए, मौका देंगे मैं जरा इनको इनकी लेटर भी दिखा बातों को देता हूँ निकाल सत्यापित के। किया जाए, वरना भाई साहब बहुत बुरा मुंह करके, वैसे तो यूटर्न लेने की कांग्रेस की आदत है, बट मैं यूटर्न चाहता हूँ कौन लेता है तो बातों मालूम को है। सत्यापित किया जाए, यूटर्न कौन लेता इनकी है ये बातों पूरी को दुनिया ने सत्यापित किया देखा है। जाए। झूठ किसान बोल रहे हैं, आंदोलन पे टोटली किसने झूठ बोल वापिस रहे हैं। लिए थे काले व्हाट्सएप कानून, का ज्ञान यूटर्न किसका पूरा दुनिया किसके देख पास चुकी है है। और तो ये कितना है? बार बार आप मत देखिए बताइए कि यूटर्न कौन देखिए लेने में माहिर है। यूटर्न लेने में शहबाज माहिर शरीफ एक ही सिंड्रोम व्यक्ति से है मत ठीक है, गुजरिए। चलिए जिसे एक पूरी सेकंड, दुनिया एक जानती सेकंड, है। कोई सिंड्रोम से प्रमाण, मत एक ठीक है। गुजरिए। मिनट, हाँ और अमित जी अमित पहले जी, भी सुन अमित जी, लीजिए, अभी क्योंकि तो मैंने सत्यापन परतें की बात खोलनी कर रहे शुरू हैं। करी हैं, आप तो अभी से ही बिल मोहम्मद बनाने लगे। वसीम जी थोड़ा प्लीज, समय दीजिए, सुन लीजिए। मोहम्मद वसीम मैंने जी, आपको बड़े इत्मीनान पॉसिबिलिटीज से हो सुना तो है। आप प्लीज इसका प्रूफ दे दीजिएगा। हालांकि मेरी चर्चा का विषय नहीं है, बिल्कुल, मैं मैं बिल्कुल बहुत दूंगा। ज्यादा आप मुझे इस अगर पर ज्यादा जा मैं नहीं आगे पाऊंगी। पहले बात खत्म कर देता हाँ हूँ, जल्दी लेकिन से बीच में प्लीज, आपसे जल्दी से समय कंप्लीट लेके मैं करिए। वो भी इनको दे दूंगा। खैर, उसके अलावा ये तो मैं कुछ ही नाम बता रहा हूँ। चलिए और मैं आपको गिना देता हूँ। सैफुल्ला फारूक, जो कश्मीरी पंडितों का हत्यारा, 10 साल जेल में रहा, आपने उसे भाजपा से वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया। और बताइए कितने में देशद्रोही और पाकिस्तान परस्ती में गिनाऊं? ये तो अभी मैं लिस्ट पूरी पढ़ नहीं रहा हूं, और पढ़ूंगा तो सब भाजपा के ही निकलेंगे। तो आप इस चीज पे ना ज्ञान दें कि कौन पाकिस्तान परस्त है, पहले आप अपने गिरबान में झांकें। दूसरी बात, व्हाट्सएप का बार ज्ञान बार जो आप ये मत कह रहे लेंगे। हैं कि भाई विशेष सत्र बुलाया नहीं जा रहा है, विशेष सत्र 65 और 71 का आपने अगर हवाला दिया, तो 65 और 71 में सरकार ने 62 कोई में जो भी आपने चीज कहा था, छुपाई नहीं 62 थी। में भी नवंबर में हुआ एक था, और एक नवंबर में चीज पूरी नॉर्मलाइजेशन खुली होता है। पूरी जनता के सामने और विपक्ष के सामने मौजूद थी कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग सामने वाले का हमने नुकसान किया है। वो एक खुली आर पार लड़ाई थी। ऑपरेशन सिंदूर आप खुद ही कह रहे हैं कि ये खुली आर पार की लड़ाई नहीं, हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पे हमला कर रहे हैं। तो इट्स नॉट ए वॉर बिटवीन एन इंडियन पाकिस्तान। ये बाद में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि उसमें भी जयशंकर जी ने खुद कबूला है कि हमने पहले पाकिस्तान को ये बताया कि हम फिर आपके आतंकी व्हाट्सएप का ठिकानों पे ज्ञान, हमला करने जा फिर रहे हैं, जो व्हाट्सएप का आतंकवादी ज्ञान, आपके यहाँ जमीन पर हैं। फिर तब ये व्हाट्सएप का जाके भाई ज्ञान। इतना भरोसा आपने कैसे कर लिया? भाई साहब तो कम ये से कम सब पढ़ना चीजें जो लिखना हैं तो वो ठीक से आनी सवाल ये चाहिए, पैदा और करती चीजों हैं को कि कहीं इंटरप्रेट ना करना तो कहीं ठीक से अब आना आप चाहिए। ये उम्मीद करता सवालों हूँ का कम से कम ये जवाब आपको कैबिनेट ना से देना की पड़े, कांग्रेस से। तो आप अब उससे बच रहे हैं और उससे राकेश जी, भाग रहे बीजेपी हैं। वालों को आपने रोकना 2 चाहिए महीना इसे। पहले पेश करना, 2 कम महीना से कम पहले पढ़े आपने लिखे जो है अमित जी, मॉनसून एक सत्र की सेकंड रुकिए, तारीखें डिक्लेयर आना कर दी। चाहिए। एक सेकंड, एक एक करके बोलिए प्लीज। अमित जी अगर बीच में राखी बोलेंगे जी, तो मैं ना ये कह आपकी रहा आवाज हूँ आ कि पाएगी ना मेरी, और पढ़े आपकी लिखे बारी में भी प्रवक्ता फिर के मैं आपको सामने तो बोलने कम से नहीं कम दूंगा। चीजों को मैं इंटरप्रिटेशन इसलिए ठीक से कह रहा हूं, या तो उनको आप थोड़ा धैर्य इंटरप्रिटेशन रखें। तक नहीं अगर आता है, फिर मैं बोलूंगा चीजों आपकी को बारी में सही तो आपकी परिप्रेक्ष्य में आवाज नहीं पेश करना आएगी। तक नहीं ठीक है आता मैं है। अमित जी, बार बार एक आपको सेकंड कह रहा हूं, रुकिए, एक आप झूठ सेकंड। बोल सुनने का कर रहे धैर्य हैं। मोहम्मद रखें, वसीम जी सुनने थोड़ा का जल्दी धैर्य से रखें। कंप्लीट कर दीजिए, बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा जल्दी से। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं उनको समय इसीलिए लगता मैं है अमित जी राखी को जी, कह रहा हूँ थोड़ा सुनने का धैर्य रखें। उनको समय आपकी बात लगता बड़े है। शालीनता से और सुकून से सुनी गई है। खैर, तो ये सब चीजें हैं। तो मैं जहां तक मानना है कि ये बार बार सिर्फ और सिर्फ अब चीजों को जो गोल गोल घुमा रहे हैं, वो सिर्फ अब सवालों के जवाब से बचने की वजह से है। विपक्ष के जो सवाल हैं वो अब वाजिब हैं, और इनको लग रहा है कि उनका जवाब सदन में खड़े होकर देना नरेंद्र मोदी जी के लिए बिल्कुल उनके लिए अब नहीं हो पाएगा। इसीलिए राहुल जी ने भी बार बार कहा है कि नरेंद्र है नाम, लेकिन काम है सरेंडर करना। आपने ट्रंप का जो जिक्र किया है, ट्रंप अगर 10 बार 12 बार कह चुके हैं हमने सीज फायर करा है, आप कह रहे हैं सीज फायर हुआ ही नहीं है। तो अगर वो कह रहे हैं तो आप आपके तो राखी परम जी, मित्र हैं, राखी आपके जी तो जवाब देना दोस्त चाहूंगा। हैं। अब की बार ठीक है, ट्रंप मोहम्मद सरकार, वसीम जी। नमस्ते रोका जाना ट्रंप, चाहिए। तो कम से कम आप हस्तक्षेप एक बार रोकिए उसको बीजेपी बोलिए का। तो सही, एक ट्वीट तो लिखिए। आपने उनके ट्वीट पर रिप्लाई कर देते कि भैया सीज फायर हुआ ही कहाँ है, आप कौन होते हो सीज ठीक फायर है करने वाले? मोहम्मद वसीम जी, लेकिन एक इस सेकंड तरह की रुकिए। कोई हाँ भी चीजें नहीं हुई हैं। ठीक है, एक राखी सेकंड जी, रुकिए। देखिए मुझे नहीं पता। राखी जी, अमित 10 जी सेकंड, जल्दी 10 से सेकंड बोलिएगा, दूंगा। जल्दी से बोलिएगा प्लीज। बिल्कुल, मुझे नहीं पता अगर कांग्रेस पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना अध्यक्ष चुन लिया है या नहीं, मुझे नहीं पता। अगर ऐसा कर लिया है तो मुबारक हो अध्यक्ष तो उन्हें। आपके चुने में साहब, यूएस हवन ने आप कहा लोग है, करते हैं यूएस उसकी के जीत के रिपोर्ट लिए। में कहा है आप कि लोग हवन करते हैं। कैराना हिल ये पर तो अटैक आपके हुआ है, अध्यक्ष वहां हैं, के न्यूक्लियर आपने लीक की उन्हें खबरें अपने आई सर पे हैं। बिठाया अगर हुआ मानना है, है तो कांग्रेस पूरा ने नहीं मानो ना दो। बिठाया। चलिए अरे ठीक है भाई अमित साहब, जी मैडम, और आपने मोहम्मद किया वसीम था जी, अब कोरोना 1 के मिनट टाइम रुक पे। जाइए, बाकी तो मेहमानों को बोलने दीजिए, मैं वापस समय दूंगी। प्लीज 1 मिनट रुकिए, सबकी प्रतिक्रिया आने दीजिए। एहतेशाम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बोलिए एहतेशाम राखी जी, जी। प्राइम मिनिस्टर को जो पत्र जी लिखा गया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस भी जी एक हिस्सा है, मुझे ऐसा लगता है ये जो मांग की जा रही है कि विशेष सत्र बुलाया जाए, बहुत सारी जानकारियां हैं, सीज फायर को लेकर बात करनी है, कूटनीति पर बात करनी है, विदेश नीति पर बात करना चाह रहे हैं आप सब, पूरा विपक्ष। ठीक है, चलिए मांग जाए।
जायज हो सकती है, आएगा नहीं आएगा क्या होगा पता नहीं, लेकिन एक जो बात अभी आई है कि मॉनसून सत्र
अब बस समझ लीजिए कि थोड़ा सा वक्त बचा है, उसमें इस चर्चा पर तैयार है सरकार करने के लिए, तो विशेष सत्र के लिए मुख्य मांग अब इसको रोक देंगे या ये मांग को जायज रखेंगे कि नहीं हमको पहले सत्र ही चाहिए, या इंतजार करेंगे मॉनसून सत्र का? थोड़ा सा वेट क्या नहीं हो सकता? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। देखिए राकेश जी, आपका सवाल जिस हिसाब से कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, मैं इसके ये विपरीत करना चाहता हूं कि विपक्ष हमेशा जो है, जो अभी मौजूदा हालात है, आपने देखा होगा कि जबरदस्त तरीके से जो हमारे देश के सेना ने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को चारों खाना चित कर दिया। हमारे जितने भी डेलीगेट समझ लिए 50 से 55 तमाम पार्टियों के, जितने भी विपक्षी पार्टियां के डेलीगेट्स पूरे विदेशों में जाकर के, खासकर हमारे अभिषेक बनर्जी देखिए डिप्लोमेटिक टूर अक्रॉस में समझ लिए कि जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, तमाम जगह तमाम लोगों गए हैं। तो ये देश को, ये मतलब अपने प्रति पाकिस्तान का हम लोग वहां उजागर किया। तो हमारे देश की जनता जो हमें सर्वोपरि है, जो हमें चुन करके यहाँ पे हमें एक तख्त पर बैठाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो हमको नियुक्त करते हैं, तो हमको अप टू डेट तो देना जरूरी है। तो इसलिए हमारे जो विपक्ष का मांग है कि स्पेशल सत्र, बिल्कुल सही बात है, मैं इंतजार क्यों करूंगा, इनको अभी तुरंत समझ लिए इमीडिएटली विपक्ष को बुला करके एक अधिवेशन करना चाहिए और पूरा देश के हालात को समझ लिए अप टू डेट करने के लिए। हमारी जनता है, जनता आप खामोश रहिए ना, आपसे ज्यादा बोलना जानते हैं आप स्पेशल सेशन विपक्ष की मांग कर रहा है, उसको मानिए। आप विशेष सत्र बुलाने में क्या मुर्शिदाबाद पर स्पेशल सेशन बुलाइए, क्या आप बुला रहे हैं? हमने इतनी जबरदस्त तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस कामयाबी हासिल की है, जिसका समझ लिए कि तमाम श्रेय हम भारतीय सेना को देना चाहते हैं, तमाम हमारे जो अभी मौजूदा सरकार और तमाम विपक्षी पार्टियां। इसलिए देश के हित में कोई भी अगर नजर उठा के देखेगा तो हमारी लड़ाई देश के अंदर है, देश के बाहर में नहीं है। तो हम लोग एकबद्ध होकर के जो जीता जाता है सबूत समझ लिए अभी आपको ऑपरेशन सिंदूर को देखने मिला। तो हमें जब विपक्ष पार्टियां आपसे जब सवाल करें तो क्या दिक्कत है? स्पेशल सत्र बुला करके समझ लिए अप टू डेट करना चाहिए। राकेश जी, मेरी भी यही सवाल है कि जो हमारे तमाम जो विपक्षी जो बोल रहे हैं, इनको तुरंत अभी एक बुलाना चाहिए स्पेशल सत्र, और तमाम अप टू डेट देश की जो परिस्थिति, क्या हमारा नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ, उसमें क्या दिक्कत है, हमको अप टू डेट देनी चाहिए। ठीक है, तुषार जी आवाज पहुंच रही है मेरी? तुषार जी, चलिए शायद तुषार जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, सुन रहे हैं। रविंद्र जी, समाजवादी पार्टी भी अपने आप में एक प्रमुख दल है, विपक्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मैं बिल्कुल मानती हूं। और ये जो बात हो रही है, ये बात सच है कि अभी तो देखिए पूरा महीना बाकी है, अभी तो जून का स्टार्ट है और जुलाई में मॉनसून सत्र होना है। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर और इसके पहले पहलगाम जो हुआ, इसे हम नहीं भूल सकते, शायद हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है ये और उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो सहमति नहीं आ रही है, या आप लोगों ने एक बार फिर से जो पूरा पत्र लिखकर पहुंचाया है, इसके बाद हो सकता है एक डिसीजन ऐसा आ जाए कि बातचीत हो जाए? लेकिन क्या आपको इसकी उम्मीद है? क्योंकि अब निगाहें जो हैं सिर्फ उसी पर टिकी हैं कि प्राइम मिनिस्टर को जो पत्र गया है उस पर कोई सहमति आ जाए या उसका कोई एक जवाब आ जाए। राकेश जी, तो पहले तो निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो किसी ने नहीं टोका, लेकिन ये अपनी आदत से बाज नहीं आए। चाहे कांग्रेस ने बोला हो, चाहे टीएमसी ने बोला हो, लगातार टोक रहे। तो आप ये जिम्मेदारी लीजिए कि टोकेंगे नहीं। तब तो मैं बोलूं, नहीं तो मुझे बैठाए रखिए थे। नहीं, आप बिल्कुल बोलिए, सबका बिल्कुल पूरा अधिकार है। रविंद्र जी, आप बिल्कुल बोलिए। विशेष सत्र का कोई प्रावधान नहीं है आर्टिकल 85 में, लेकिन बुलाया जाता रहा है। अगर आर्टिकल 352 देख लें तो उसमें भी बुलाया जा सकता है विशेष सत्र। विशेष सत्र अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पे 1962 में बुलाया गया और 1997 में बुलाया गया। विपक्ष की सरकारें थी। नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी पे बुलाया। समान सत्र में भी उस बात को कर सकते थे, लेकिन 2017 में भी जीएसटी पे विशेष सत्र बुला लिया। तो जब जीएसटी पे एक कानून बनाने के लिए विशेष सत्र बुला सकते हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामले पे क्यों नहीं बुला सकते हैं? फिर इन्होंने 2023 में एक विशेष सत्र बुलाया जो 5 दिन चला, 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। उसी में एक कानून लेके आए, नारी वंदन बिल। जब ये अपने लाभ के लिए, केवल ये दोनों बातें इनके अपने व्यक्तिगत लाभ की थी, चाहे जीएसटी चाहे नारी वंदन बिल, उसके लिए सत्र बुला सकते हैं, तो जो हम मांग कर रहे हैं उसके लिए क्यों नहीं बुला सकते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं। जो हमारे मुद्दे हैं
जिसके नाते हम ये सत्र बुलाना चाहते हैं, उसमें सबसे पहला मुद्दा तो ये है, कुछ भी कर दिया, सबसे पहला ऑब्जेक्शन कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा सीज फायर नहीं हुआ है। 10 मई को ठीक 5 बजे विदेश मंत्रालय के सचिव श्रीमान विक्रम मिस्त्री जी और उसके साथ में जो हमारे 2 सेना के एयरफोर्स की महिलाएं थी और व्योमिका सिंह जी थी और कुरैशी जी थी, उनके साथ में उपस्थित होकर कह दिया सीज फायर हो गया है। तो गलत संदेश आपके टीवी के माध्यम से नहीं जाना चाहिए। अब आते हैं हमारे मुद्दे क्या हैं। हमारे मुद्दे हैं कि पहलगाम में हुए जो आतंकी हमला हुआ, वो आतंकी हैं कहाँ, क्या कर रही है सरकार, और उन आतंकी हमलों में जो घायल हुए उनके लिए क्या कर रही है सरकार, ये बताएं। क्यों 1.5 महीना पहले सत्र क्यों बुला लिया इन्होंने, सामान्य सत्र को 1.5 महीना पहले क्यों बुला लिया, क्या इस प्रश्न से भागना चाहते हैं? फिर दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो झूठ, फरेब, सेना पे ओछी टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा या मंत्रियों द्वारा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के द्वारा, ऐसी स्थितियों में हम चर्चा करेंगे कि अगली बार ऐसी स्थितियां आए तो कम से कम कोई सेना पे विपक्षी टिप्पणी न कर पाए। फिर सिंगापुर में हमारे सीडीएस महोदय जाके तमाम खुलासे करते हैं, क्यों सिंगापुर में जाके, भारत में क्यों नहीं, और उन खुलासों का महत्व क्या है? अगली टिप्पणी हमारी रहती है कि जब हम विदेश में हमारी टीम एक साथ घूम रही है, जिसको हम, बहुत शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपने देश के नागरिकों को पाकिस्तान समर्थक बताया। ऐसा विश्व में किसी लोकतांत्रिक देश में आज तक नहीं हुआ है, बहुत शर्म का बात है। लेकिन यही हमारे पूरी विदेश की टीम प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पे विदेश में जाके भारत का पक्ष रख रही है। कायदे से कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब ये पक्ष रख रही है तो वहां पर अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि हमको और पाकिस्तान को एक श्रेणी में रखा जा रहा है। इस पे हम बात करना चाहते हैं। और जो हमारी टीम बाहर गई हुई है, उसने क्या कहा, आप कम से कम विशेष सत्र में बताइए। तो फिर पाकिस्तान ने जो हमला किया है वायुसेना में, उसमें चीन की जो घुसपैठ हुई, चीन के साथ हम किसी भी प्रकार का कूटनीतिक विरोध नहीं कर पाए। क्यों नहीं हम बात करेंगे? केवल इसलिए कि क्योंकि चीन के ऊपर हम निर्भर हो गए हैं, $100 बिलियन हम वहां से आयात करते हैं, इसलिए चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। फिर दूसरा, बार बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो मर्जी आता है बोल देते हैं। यही निक्सन था, यही अमेरिका था जब मुंह तोड़ जवाब श्री इंदिरा गांधी ने दिया था। क्या वो स्थिति आज नहीं पैदा की जा सकती है? क्यों? क्योंकि जो हम $250 अरब लोन लिए हैं, 55% अमेरिका से है। क्या उसमें चुप्पी रखेंगे? फिर विदेश नीति और कूटनीतिक स्तर पे जो लगातार विफलताएं हो रही हैं, हमारे 9 पड़ोसी देश हैं, एक भी नहीं खड़ा हुआ। अब रूस हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, जिसने हमारे पक्ष में सबसे ज्यादा वीटो यूज किया है, वो भी हमारे पक्ष में नहीं खड़ा हुआ, उल्टा पाकिस्तान में स्टील फैक्ट्री लगवा रहा है। तो यही विशेष सत्र में चर्चा हो सकती है। समान सत्र जो बनते हैं भारत देश की जनता के लिए बनते हैं, इन मुद्दों के लिए नहीं जो मुद्दे हमने गिनाए। तो इसका मतलब ये इनके भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिकता में भारत देश की जनता नहीं है और न राष्ट्रीय संकल्प है। जी धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है रविंद्र जी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स आपके हैं। बिल्कुल मैं भारतीय जनता पार्टी से उसका जवाब लूंगी। उससे पहले हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए संजय सिंह यादव जुड़ गए। संजय जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, आपको उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कोई जवाब आएगा? हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि जो चिट्ठी लिखी गई है 16 मुख्य विपक्षी दलों द्वारा, हो सकता है वहां से एक सहमति भी मिल जाए। हालांकि उम्मीदें थोड़ी सी कम हैं, क्योंकि पूरी तैयारी जो नजर आ रही है वो मॉनसून सत्र के दौरान डिस्कशन की आ रही है। राखी जी, अगर प्रधानमंत्री जी को विपक्ष की 16 पार्टियों ने सामूहिक रूप से पत्र दिया है विशेष सत्र बुलाने का, मैं समझता हूं कि हमारा राष्ट्रीय जनता दल का मत है कि प्रधानमंत्री जी को विपक्ष की इन मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिए और संसद का एक विशेष सत्र बुला करके ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर लेनी चाहिए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, विपक्ष की देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक मत से प्रधानमंत्री जी को, केंद्र की सरकार को समर्थन दिया।
तो केंद्र की सरकार का ये दायित्व बनता है और ये नैतिक उसका कर्तव्य भी, मॉरली भी उसको चाहिए कि जब विपक्ष की 16 पार्टियों प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रही है कि आप विशेष सत्र बुला करके ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कीजिए सदन के अंदर, तो इसे मान लेना चाहिए। और अगर नहीं मानते हैं तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक हठधर्मिता होगी। और मानसून तो जुलाई में होना है, अभी राखी जी 1 महीने का वक्त है और 1 महीने के वक्त में तो बहुत कुछ देश की सियासत और सिचुएशन बदल जाती। तो प्रधानमंत्री जी को ये विपक्ष की पार्टियों का जो आग्रह पत्र है विशेष सत्र के लिए, उसे अवश्य मान लेना चाहिए। अगर उसे जरा भी लगता है कि राष्ट्रहित में विपक्ष की सभी राजनीतिक पार्टियों ने ऑपरेशन सिंदूर में समर्थन दिया था, तो उन्हें भी बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। राखी जी ठीक है, मैं वापस आऊंगी। तुषार जी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ मैडम बोलिए। हाँ तुषार जी, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, देखिए ये एक ऐसा विषय है जहां पे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो विपक्ष वाकई में सत्ता पक्ष से करना चाहता है एक डिस्कशन हो और पूरी तस्वीर साफ हो। इसमें कोई ऐसा राजनीतिक रूप से चीजों को नहीं ले जाने की जरूरत है, लेकिन ऐसी आपको क्या वजह लगती है कि ये विशेष सत्र नहीं आ पा रहा है? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष ने जो ये सत्र की मांग की है और जो सत्ता में आज है वो कर नहीं रहे हैं, इसका मतलब ऐसा होता है कि पूरे भारत देश के नागरिकों का विरोध हो रहा है। आज जितने भी विपक्ष में बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भारत के कहीं ना कहीं हिस्से से लोगों ने चुन के दिए हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और ये जो बीजेपी सरकार है अभी, वो अगर सत्र नहीं लेना चाहती है, उससे बहुत से ऐसे सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि कुछ तो भारत के नागरिकों से छुपाया जा रहा है या कुछ तो ऐसी गड़बड़ हुई है जो ये देश के सामने लाना नहीं चाहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सवाल पैदा करती है इनके ऑपरेशन पे। अगर आप देखेंगे तो जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो सभी पार्टियों ने उनको समर्थन दिया था। अभी सभी पार्टियां अगर मांग कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर और ये जो गए हुए 2 महीने में जो भी कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ हमारा, उसके बारे में अगर पब्लिक जानना चाहती है और उसके लिए अगर विशेष सत्र की अगर मांग की जाती है, तो ये मांग जायज है। और ये मांग का मान रख के इन्होंने अभी, जैसे मेरे एक भाई ने बताया कि जीएसटी के लिए, नोटबंदी के लिए या अलग अलग कानून लाने के लिए विशेष सत्र अगर रख सकते हैं, तो देश की जनता तक ये पूरा मामला क्या है क्या नहीं है ये पहुंचाने के लिए तो विशेष सत्र की मांग की है। अगर ये नहीं रखते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है मैडम जी। ठीक है अमित जी, एक बार फिर से आप ही की तरफ, मुझे ऐसा लगता है विशेष सत्र होगा नहीं होगा ये अधिकार सरकार का है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा गया है, उनकी सहमति होगी नहीं होगी ये हम देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है विशेष सत्र नहीं भी होता है तो जितने भी पैनल में जितने भी विपक्ष के मेंबर हैं, उन्हें ये लगता है कि जो 2-3 मुख्य सवाल हैं उसके जवाब ही आकर यदि किसी मंच से दे दिया जाए तो शायद ये उस चीज को भी एक्सेप्ट करेंगे, पर वो भी नहीं हो पा रहा है। उन्हें ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं कहने वाले, यदि कह दिया तो पीएम मोदी ने क्रॉस क्यों नहीं किया, यदि उनकी वजह से नहीं हुआ तो उन्होंने क्रॉस क्यों नहीं किया। ये बात प्राइम मिनिस्टर एक बार आकर कह दें, शायद चीजें हो जाएंगी। सीडीएस ने जो बातें कही थी उसको लेकर भी जो बातें आ रही हैं, मुझे लगता है सेना का जो बात होती है, यदि विपक्ष जानना चाहता है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारा कितना लॉस हुआ, सामने वालों का कितना लॉस हुआ, तो इन्हें बताने में परेशानी ऐसी क्या हो सकती है। मतलब विपक्ष भी अपने आप में मजबूत है, यदि जानना चाहता है तो ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं फिलहाल, या ऐसी कोई चीज है तो वो भी इनको बताई जाए ताकि एक संतुष्ट होना, समझते ना, थोड़ा सा ये लोग लगे इनको कि हाँ हमारी बातों को रखा जा रहा है। अमित जी अनम्यूट कीजिएगा। हाँ अनम्यूट है राकेश। हाँ बोले। थोड़ा सा समय 1:5 है तो सबके सवालों के जवाब देने में थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए मूलतः मैंने पूरे सबके सवालों को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया है। पहला कि सभी सेना का सम्मान करते हैं, दूसरा
कि जो आतंकवादी हमले हैं और जो युद्ध है, उन दोनों में लगता है फर्क की कमी है, लोगों को समझ में कमी है, तो उसके ऊपर, और तीसरा 72 के युद्ध के ऊपर जो इंदिरा गांधी को लेकर कहा गया। तो इन 3 हिस्सों में मैं जवाब दूंगा, संक्षेप में रखूंगा अपनी बात को, थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, सबका एक ही कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि ये लोग सभी सेना का सम्मान करते हैं। तो रफेल पर नींबू मिर्ची लेकर मीम बनाना सेना का सम्मान होता है, बहुत बड़ा सम्मान होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं एक्सेप्ट करेंगे इस बात को, है ना। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को एक धर्म विशेष से जोड़ देना, हिंदू धर्म से जोड़ देना, उदित राज कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सेना का सम्मान करते हुए शायद कहा होगा। ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट है, इनके अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं, ये सेना का सम्मान करते हुए कहा होगा। ऑपरेशन सिंदूर को ब्लू स्टार से कंपेयर कर देना, शिवसेना उद्धव गुट के नेत्री ने कहा था, ये शायद सेना के सम्मान में कहा होगा। एयर स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली और चील कौवे मरे होंगे, ये शायद सेना के सम्मान में कहा होगा। जो सेना का जो मुखिया है उसको सड़क का गुंडा कह देना शायद सेना के सम्मान में कहा होगा राहुल गांधी जी ने। ऑपरेशन सिंदूर को शो ऑफ कह देना, जो अभी सिद्धारमैया जी ने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध में नहीं जाना चाहिए, ये शायद, ये सारी जो चीजें हैं ये शायद सेना के सम्मान में विपक्ष के दलों ने कहा होगा, जो मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं तो नहीं समझ में पा रहा हूँ राखी जी कि इन जितने भी मैंने स्टेटमेंट्स, और मैं आपके दर्शकों से कहता हूं कि जाकर गूगल करे, एक एक जो नाम मैंने लिया और एक एक जो स्टेटमेंट किया, इसको सत्यापित आपके चैनल पे लाइव अगर जनता कर दे और ट्वीट या फेसबुक के पोस्ट के माध्यम से अगर जताए, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें जो भी कही है, इससे हर एक इंसान का, हर एक भारतीय का दिल दुखता है और सेना का अपमान होता है, इससे सेना का सम्मान नहीं होता। दूसरी बात, आज की जो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, और इसे हम बार बार तुलना कर रहे हैं 65 से, 72 से, 62 से, ऐसा नहीं है, वो युद्ध का एक सिचुएशन था। ये जो घटना हुई है, ये हमने आतंकवादी हमारे मासूम भाइयों को, जिन्होंने आतंकवादियों ने रिटेलिएशन में हुई थी और आतंकवादियों को खात्मे करने के लिए हुआ था। आप बताइए, इसकी तुलना हम 2008 के आतंकवादी हमले से कर सकते हैं? आज 2008 में जब आतंकवादी हमला हुआ तो हमें पाकिस्तान पे कार्रवाई करने के बजाय हमने क्या किया? आरएसएस, तो 2026 आरएसएस की साजिश, ये किताब लॉन्च करने का काम कांग्रेस के नेता ने किया। हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ने का काम उस आतंकवादी घटना के बाद कांग्रेस के नेता ने किया। और किस तरीके से दुश्मन पे हमला करने के बजाय अपने ही लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया, ये कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती, या विपक्ष में जितने भी लोग यहाँ पे बैठे वो कर सकते हैं और कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। तीसरी बात, हम आ जाते हैं इंदिरा गांधी जी के महिमा मंडन पर, जो 72 को लेकर हुआ था। राखी जी, आज तो हम इस स्थिति में हैं कि हम 72 का क्या पाया उसका एक आकलन कर सकें। मैं दर्शकों से कहता हूं कि वो जाकर, जो मैं कह रहा हूं वो जाकर सत्यापित कर लें। 93,000 हमने पाकिस्तान के सैनिकों को पकड़ा था। शिमला समझौते के बाद इंदिरा गांधी ने जो घुटने टेके, उनको फ्री छूट दिया गया और हमारे 54 सिपाही पाकिस्तानी के जेलों में मर गए, उनको वापस तक नहीं लिया गया। क्या इससे इस देश का दिल नहीं दुखता है? पर कांग्रेस पार्टी ऐसा कर सकती है, इनसे ये उम्मीद भी है। दूसरी बात, हमने लाहौर तक कब्जा कर लिया था, सब कुछ हमने वापस कर दिया। पीयूके हमने क्यों ले लिया? जो आज इनके रेवंत रेड्डी कहते हैं कि अगर राहुल गांधी होते तो वो पीयूके वापस लेते। अरे भैया, हम 72 की युद्ध में इस स्थिति में थे कि हम पीयूके वापस ले लें, क्यों नहीं लिया? क्यों दान में दे दिया? लाहौर तक हमने कब्जा कर रखा था, सब कुछ वापस कर दिया और पीओके पर कोई डिमांड नहीं किया। तीसरी बात, 5 करोड़ बांग्लादेशी उस समय घुसकर आए थे। 5 करोड़ बांग्लादेशी इस देश में, किसी को भी सरकार बाहर नहीं भेजा। आज मालदा, मुर्शिदाबाद और भांगोर जैसे अहम इलाकों में देखते हैं, वो इसी का नतीजा है कि जो घुसपैठी उस समय आए, यहाँ फंस गए और कुछ किया गया। सारी बातों को चलिए अमित जी, सारी बातों को मान लेती हूँ, सुनिए तो मेरी बात, सारी बातों को मान लेती हूँ, लेकिन उस चीज का तो जवाब दे दीजिए जो मैंने पूछा। इनको वो आंसर तो मिल जाए, कोई आकर इनसे कह तो दे कि हाँ ठीक है, हम इन चीजों पर क्लैरिफिकेशन दे, तब तो जाकर इनको सुकून मिलेगा तमाम विपक्षियों को। नहीं राखी जी, कहाँ क्लैरिफिकेशन नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जब से शुरू हुआ,
एमईए की प्रेस वार्ता उस दिन से शुरू हुई और लगातार विदेश मंत्री, एमईए के प्रवक्ता सोफिया कुरैशी, गोयनका सिंह कभी आकर कभी देखिए शांति से बैठे सोचना चाहिए, शांति से बैठिए। उनको देखिए लोगों को सुनाना अच्छा लगता है, बोलने का लोगों ने पूछे हुए सवालों पे उत्तर इसका देना, अर्थात जवाब ये है देना कि उनको तीर अच्छा सही नहीं लगता निशाने है। पे लगा है तभी ये बिल बिला रहे हैं। देखिए मुझे तो तीर सही ऐसा लगता निशाने पे है, लगा तभी ये बिल बिला रहे हैं। मुझे तो अमित जी ऐसा लगता है कोई इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है, बात बिल्कुल हो सकती है और यदि उसके पीछे का कोई वजह है बिल्कुल बुला के कोई सीनियर ऐसे हर दल के एक एक लीडर को बुला के भी यदि बता दिया जाएगा तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसमें बार बार जो क्वेश्चन मार्क भारतीय जनता पार्टी पर आ रहा है, ये बार बार सवाल है कि आखिर परेशानी क्यों है ना। अमित जी एक सेकंड रुकिए, वापस आऊंगी प्लीज, एक सेकंड। वसीम जी अपनी बात रखिए, एक उससे पहले एहतेशाम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए, समय की सीमा है, जल्दी से आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। मुझे भी समय दीजिए थोड़ा मैडम। हाँ सर ठीक है, तुषार जी मैं आपको ऑडियो सुन पा रही हूँ, वीडियो नहीं देख पा रही हूँ, बट एहतेशाम जी के बाद आप अपनी बात रखिएगा। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। राखी जी देखिए, अभी हमारे मित्र जी हिसाब से बीजेपी के जो बोल रहे हैं कितने अच्छे थे कि सेना का सम्मान विपक्षी पार्टियां नहीं करती, हमें उनको दिखलाना और अभी बोलना चाह रहे हैं हम कि सेना का सम्मान में बीजेपी का नेता अभी मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का मंत्री और राज्यसभा का सांसद अभद्र, इतनी बड़ी समझ लिए कि हमारे सेनाओं का अपमान, मुझे घोर निंदा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का नेशनल चैनल पर बैठ करके कह रहे हैं कि सम्मान विपक्षी पार्टियां नहीं करते। मुझे बहुत अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से विपक्षी नेताओं को शिक्षा हासिल नहीं होगा। मुझे बहुत अफसोस है सूफिया कुरैशी के लिए। आपने क्या कहा, आपके नेता ने क्या कहा, आपके राज्यसभा सांसद ने क्या कहा, आपके उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आपसे क्या सीखना पड़ेगा। बहुत अफसोस है। देखिए ये देश जो है सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय को लेकर के है, लेकिन आपने किसी एक कम्युनिटी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी चल रहा है। ये देश सभी जाति, सभी वर्ग, सभी ने इसमें आजादी में सभी ने लड़ाई लड़ी है। जीता जागता सबूत देखिए, आप दिल्ली का इंडिया गेट में जाइए, 95,000 शहीद है, जिसमें आप लोग जो एक वन साइडेड, आप कहीं न कहीं आप मुसलमानों को यहाँ टारगेट करते हैं, अकलियत को टारगेट करता है। हमें बहुत अफसोस है। ये देश, आप जो प्रधानमंत्री है, सभी का प्रधानमंत्री, पूरा भारत का प्रधानमंत्री है, लेकिन सेनाओं का अपमान अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का नेता कर रहा है। इस तरह के कि मैं इससे पहले कभी नहीं हमारी सेना का अपमान हुआ था। क्या बोलते हैं कि पूरे भारत के लोगों को नतमस्तक समझ लिए वहां पे होना चाहिए। ये कितनी बड़ी समझ लिए देश के जनता का अपमान है। नतमस्तक क्या, अरे भाई ये बहुत बड़ा कामयाबी हमारे तमाम अपोजिशन नेताओं ने कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया है, नेताओं का साथ दिया है जो पक्ष में है। एहतेशाम जी, लेकिन उसमें एहतेशाम जी मैं बात का समर्थन करूंगी, लेकिन तब तक जब तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात, मुझे तो उस वक्त बहुत अफसोस हुआ था। बहुत सारे राजनीतिक दलों से इस तरह की प्रतिक्रिया आई थी जो बिल्कुल आने की जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं पता इतने पढ़े लिखे दिग्गजों को जिन्हें जनता चुनकर भेजती है उन्हें क्या हो जाता है, बोलने से पहले सोचते नहीं। तो सिर्फ बीजेपी नहीं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनके इस तरह के बेतुके बयान आए थे, वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। ये उनको खुद मंथन करना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं। भारतीय सेनाओं के ऊपर इस तरह का बोलना किसी को भी नहीं करना चाहिए सर, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। ये तो एक्सेप्टेबल था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। तुषार जी अपनी बात रखिए जल्दी से। अमित जी प्लीज एक सेकंड रुकिए। तुषार जी जल्दी से। मैं अभी राखी जी क्या है कि आज तक उनके भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, इतने सालों में एक भी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली नहीं। जो भी कहा है मन की बात, सुबह आएंगे रेडियो पे या किधर चैनल पे और अपनी बात कहेंगे। जन की बात इन्होंने कभी की नहीं है। तो इससे जाहिर पता चलता है कि अभी अपना देश जो है वो डेमोक्रेसी से निकल के एक हिटलरशाही की तरह जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये कभी जन की बात करेंगे नहीं, लेकिन इस बार पब्लिक ने ठान लिया है कि जो जन की बात करेगा उनके ही साथ पब्लिक रहने वाली है। चलिए हो सकता है 11 साल बिल्कुल तुषार जी, हो सकता है इस चर्चा के बाद या इस तरह की मांग जब तेज हो रही है उसके बाद ऐसा भी आ जाए कि एक दिन विपक्ष के साथ ऐसा भी हो जाए सर, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की मांग भी पूरी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पर कोई आरोप भी नहीं होगा। पर ये होगा कि नहीं ये मैं तो नहीं कह सकती, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अमित जी एक सेकंड, वसीम जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। अमित जी आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी, 1 मिनट रुकिए। राखी जी
अजान हो रही है तो मैं अमित जी के बाद ही बोल लूंगा। अमित अच्छा जी को ठीक है, समय बिल्कुल। दे दीजिए। हाँ तो क्योंकि रविंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, रविंद्र जी अपनी बात रखिएगा। अभी यकीन है कि हो जाएगा कोई डिसीजन, विशेष सत्र होगा या फिर मॉनसून सत्र के दौरान ही चर्चा आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैडम पहले तो हम चाहते हैं कि विशेष सत्र हो। बता दिया कि जो सामान्य सत्र होते हैं हमारे देश की जनता के लिए होते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं और जनता की मांग के लिए बात करते हैं। विशेष सत्र हम एक राष्ट्रीय मुद्दे बुलाना चाहते हैं, भाग रही है। मैं केवल एक ही बात कहूंगा, मैं सेना से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूं, तो मैं सेना की बात में कहूंगा, क्योंकि सेना को अपमानित किया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी, इनके नेताओं ने भी। इन्होंने कहा सेना का बहुत सम्मान किया और हम लोग अपमान कर रहे हैं। इन्होंने जो सम्मान किया है मैं बता देता हूँ बिंदुवार। हमारे पूर्व सीडीएस की संदेहास्पद मृत्यु हो गई, आज तक खुलासा नहीं हुआ। पुलवामा में 40 हमारे अर्धसैनिक बल के जवान मार दिए जाते हैं, आज तक उनके अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं। इतना बढ़िया इन्होंने सम्मान किया सेना का। रेजांगला मेमोरियल भारत का शौर्य है, पूरे सेना का सबसे बड़ा शौर्य रेजांगला मेमोरियल था। मेजर शैतान सिंह के नाम से पढ़ाया जाता है अभी भी। उसको चाइना ने तोड़ दिया और कब्जा कर लिया। ये सेना का सम्मान किया इन्होंने। करगिल वार में अपने ही देश में बुला के पाकिस्तानियों को बैठा लिया, जितने सामरिक महत्वपूर्ण के हिस्स थे, और लड़ाई लड़नी पड़ी अपने देश के अंदर। और 527 सैनिक मार दिए गए। पहनने के लिए जूता नहीं था, कफन चोरी, जो जिसमें रक्त ताबूत आता था उसका चोरी और कर लिया। 2,50,000 पद खाली हैं सेना में, भरते नहीं है ये लोग। हर साल 60,000 लोग रिटायर होते हैं, 40,000 लोग बामुश्किल भरते हैं। वो भी क्या भरते हैं? अग्निवीर भरते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी किस चीज पे भरते हैं? संविदा पे भरते हैं। फिर सबसे बड़ा जो हथियार निर्यातक देश बन गया भारत, दुनिया को कहता है मैं बेच रहा हूं, सबसे ज्यादा खरीदते हैं हम लोग हथियार। तो सेना के लिए इन्होंने क्या काम किया है? सेना ओल्ड पेंशन मांगते हैं सेना के अधिकारी लोग, इन्होंने नहीं दिया। 2.5 लाख से ज्यादा लोग जुड़े थे, लेकिन उनकी मांग को भी अस्वीकार कर दिया। अमित जी एक सेकंड, सेना का अपमान भारतीय जनता पार्टी ज्यादा किसी ने नहीं किया। ठीक है वसीम जी प्लीज जल्दी से बोलिएगा और इसके बाद अमित जी। सर समय की सीमा, जल्दी जल्दी से प्लीज। शुक्रिया राखी जी। देखिए मैंने बहुत गौर से सुना और मैं एक ही बात पे जो निचोड़ है वो ये है कि शुरू से भाजपा के प्रवक्ता के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं है जो सवाल उनसे विपक्ष लगातार पूछ रहा है। लगातार वो यहाँ पे बैठ के टीवी पे झूठ बोल रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ बखान कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था जो मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। ये कन्हैया लाल हत्याकांड का जो आरोपी है, देख लीजिए कैसे गले में बीजेपी का पट्टा और बीजेपी का उदयपुर में। तो ये इसके और भी ज्यादा मैं आपको चीजें दिखा सकता हूँ। तो ये तो सिर्फ अभी एक मैंने झलक दिखाई है। दूसरी बात, ये बार बार जो एक ही बात को कह रहे हैं कि भाई उसने ऐसा करा। पहली बात तो मैं आपकी एक ज्ञान थोड़ा कर दूं, 72 में नहीं 1971 में लड़ाई हुई थी। तो आप पहले तो अपना इतिहास पहले ठीक करें, आप बार बार 72 दोहरा रहे थे। दूसरी बात अमित जी सुन लिया करें, सुनने की रखें आप बीच में जो टोकते हैं, अगर आपके में टोकने लगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। आप दूसरे को सुनने की पहले रखिए, धैर्य रखिए थोड़ा प्लीज। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं लाहौर तक कब्जा कर लिया था, वो सन 65 की बात है। 72 में कोई कब्जा नहीं था। 71 में बांग्लादेश बनाया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। आप जो कह रहे हैं कि 93,000 हमने पाकिस्तानी जो है पकड़े थे, शायद आप इतिहास या तो जानते नहीं है या आप बताना नहीं चाहते देश की जनता को। आप आइए और दिल्ली से मेरठ तक की रोड देखिए और पूछिए कि दिल्ली से मेरठ तक की रोड कैसे बनी थी। दिल्ली से मेरठ तक की जो रोड बनी है वो उन्हीं पाकिस्तानी जिनसे आत्मसमर्पण कराया था, जो कैदी थे, उनसे बनवाई थी। आज भी वहां टैंक खड़े हुए हैं पाकिस्तान के। तो कई सारी चीजें हैं। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए मेरे भाई। अमित जी जल्दी से, बस समय हो गया प्लीज। ठीक है हाँ अमित जी जल्दी से कंप्लीट करिए, जल्दी से। ये जो बखान कर रहे थे ना अभी पाकिस्तान के सैनिकों का, जो उन्होंने देश की सड़क बनाई, पाकिस्तान के सैनिकों का ये बखान कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो 93,000 सैनिक थे उनको 3 टाइम बिरयानी खिलाने के लिए इस देश की गरीब जनता टैक्स भर रही थी और उन लोगों को खिला रही थी। बिरयानी कौन खाने गया था? सबसे ज्यादा खराब ये लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे की सिर्फ कमियां निकाल रहे हैं, उस बात पर नहीं आ रहे जो बहुत जायज है। एक दूसरे की कमियां निकालने की चर्चा नहीं है कि उस समय में क्या हुआ, आज समय में क्या हुआ, अरे अभी क्या करना है उस पर वर्कआउट करिए ना। एक बार नहीं 100 बार एक ही चीज को लाकर रख रहे हैं, लेकिन
आंसर नहीं है। आप सच बात बोलें, आपको चलिए, समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सवाल जो होता है, जो जेन्युइन सवाल है, उस पर बात नहीं रखना है। एक दूसरे की कमियां निकालते रहिएगा तो ऐसे में तो कोई सत्र मुझे दूर दूर तक फिलहाल नहीं दिखता। मॉनसून सत्र में कोई चर्चा हो सकती है, हाँ, यदि चिट्ठी का जवाब आ जाता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 विपक्षी दलों की इस चिट्ठी को देखने के बाद उन्हें लगता है कि एक दिन का एक सत्र हो सकता है या उनके अकॉर्डिंग जितने दिन भी हो सकता है, यदि वो हामी भर देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्लस में होगा। लेकिन क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।